हेलो प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस सेशन में मैं 10वीं कक्षा का विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसका नाम है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इस चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा। 2 वीडियो आएंगे एक चैप्टर के। पहले वीडियो में पूरे चैप्टर का डिस्क्रिप्शन होगा। पूरा डिस्क्रिप्शन बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, समय को ना खराब करते हुए चलते हैं। क्या है देखते हैं कि इस चैप्टर में पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है बच्चों, अभिकारक और उत्पाद। तो पहले समझेंगे अभिकारक यानी रिएक्टेंट के संबंध में, और फिर समझेंगे उत्पाद यानी प्रोडक्ट के संबंध में। तो अभिकारक क्या होते हैं? अभिकारक, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कि अभिका यानी अभिक्रिया करने वाले, अभिकारक यानी अभिक्रिया करने वाले, अभिक्रिया 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 करने वाले, अभिक्रिया करने वाले पदार्थ, अभिक्रिया करने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं या रिएक्टेंट कहलाते हैं। अभिकारक कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। अभिकारक जो हैं वो किसी रासायनिक अभिक्रिया में सदैव बाईं तरफ लिखे जाते हैं। ये सदैव किसी रासायनिक अभिक्रिया में बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड, इस तरफ लिखे जाते हैं, बाईं तरफ। जैसे 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 कोई रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे उदाहरण उदाहरण एग्जाम्पल हम लेंगे कि जैसे इस चैप्टर को सरल बनाने के लिए मैंने थ्योरी पोर्शन में अधिकांशतः एक ही एग्जाम्पल का प्रयोग किया है, ताकि चैप्टर आपको भारी भरकम ना लगे और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो क्या है? हाइड्रोजन और आयोडीन परस्पर क्रिया करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड। ये जो बाईं तरफ जो लिखा हुआ मटेरियल है, ये है रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक। अभिकारक क्लियर है बच्चों? बढ़ते हैं उत्पाद। अभिकारक का एक भाई और है उत्पाद। तो उत्पाद क्या होता है? उत्पाद अंग्रेजी इसकी होती है प्रोडक्ट। यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। इसकी अभिकारक की परिभाषा आप इस तरह लिख सकते हो मानक रूप में कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया करने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। ये बाईं तरफ लिखे जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप दिखा दोगे, हाइड्रोजन और आयोडीन के संयोग से हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना। इसमें हाइड्रोजन प्लस आयोडीन की जो बाईं तरफ की जो लिखावट है, जो पैटर्न है, वो रिएक्टेंट को प्रदर्शित करता है। और उत्पाद क्या होता है? उत्पाद तब बनता है जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, यानी उत्पाद का निर्माण रासायनिक अभिक्रिया होने के फलस्वरूप या होने के बाद होता है। क्लियर है बच्चों? बढ़ते हैं आगे। तो उत्पाद क्या होगा? उत्पाद किसी रासायनिक अभिक्रिया
में अभिक्रिया होने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थ को प्राप्त होने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। उत्पाद कहते हैं। उत्पाद कहते हैं। जैसे जैसे में फिर वही एग्जाम्पल लिखोगे, और जैसा कि इसमें लिखा था कि ये बाईं तरफ लिखे जाते हैं, तो ये जो हैं ये दाईं तरफ लिखे जाते हैं। कहाँ लिखे जाते हैं बच्चों? दाईं तरफ लिखे जाते हैं। प्रोडक्ट हमेशा किस तरफ लिखा जाता है? दाईं तरफ लिखा जाता है। और उदाहरण यही वाला लिखोगे और यहाँ पे लिख दोगे ये है प्रोडक्ट। क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन होगा तो तब जब कोई क्रिया होगी। ठीक है, तो प्रोडक्ट को प्रोडक्शन से याद रखोगे। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है जो कि आपके, चूंकि ये बताना जरूरी था, अगर ये नहीं बताएंगे तो आगे का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। इस चैप्टर की शुरुआत ही इससे होती है। तो अब आगे के जो टॉपिक हैं वो आपके सिलेबस से ही रिलेटेड टॉपिक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है? रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण होता क्या है? रासायनिक समीकरण जैसे कहीं पे, जैसे अभी हमने पीछे जो अपक्रिया एक लिखी थी, जैसे पीछे अभी हमने एक अपक्रिया लिखी थी कि हाइड्रोजन और आयोडीन के संयोग से हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना, आयोडाइड का बनना। तो ये जो आपको नमूना दिखाई दे रहा है, पैटर्न जो ये दिखाई दे रहा है, लिखावट जो आपको दिखाई दे रही है, यही लिखावट कहलाएगी। अगर कोई कहे कि भैया ये क्या लिखा है, तो सीधे इंसान कहेगा, जो जानकार इंसान वो कहेगा भाई केमिकल इक्वेशंस लिखा है, केमिकल रिएक्शन या इक्वेशंस लिखा है। क्लियर है इतना? यानी रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है कि यदि अभिकारक, ये रिएक्टेंट थे, अगर रिएक्टेंट 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 और प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को उनके प्रतीक यानी सिंबल, सिंबल, प्रतीक एंड फार्मूला, फार्मूला, फार्मूला के रूप में लिखने पर जो पैटर्न प्राप्त होता है वो पैटर्न रासायनिक समीकरण कहलाता है। कोई पूछे रासायनिक समीकरण होता क्या है, तो रासायनिक समीकरण एक प्रकार का पैटर्न है। भाई कैसा पैटर्न है? रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिखने का पैटर्न है। भाई कैसा लिखा जाता है, उस पैटर्न में होता क्या है? तो भाई उसमें होता यह है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद जो दिखते हैं ना, उन अभिकारक और उत्पाद को उनके प्रतीक एवं सूत्रों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? रासायनिक समीकरण कोई नई चीज नहीं है। रासायनिक समीकरण एक प्रकार का प्रदर्शन है, रासायनिक समीकरण एक प्रकार का पैटर्न है, या रासायनिक समीकरण एक प्रकार का नमूना है, लिखावट का नमूना है। और कैसा नमूना है कि उस नमूने में जो भी अभिकारक पदार्थ भाग लेंगे, उन अभिकारक पदार्थों को उनके प्रतीकों और यौगिकों के रूप में लिखा जाएगा, तथा उत्पाद को भी उनके प्रतीकों और यौगिकों के रूप में लिखा जाएगा। क्लियर है बच्चों? उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है? बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। बैलेंस्ड का मतलब बराबर, बैलेंस्ड का मतलब बराबर। अब क्या बराबर? चूंकि बात हो रही है रासायनिक समीकरण संतुलित हो, तो पहले रासायनिक समीकरण तो लिख दो। तो रासायनिक समीकरण यानी कि रिएक्टेंट, रिएक्टेंट और ये बना दे प्रोडक्ट, तो ये हो गई रासायनिक समीकरण। रिएक्टेंट और ये बना दे प्रोडक्ट, तो ये हो गई केमिकल इक्वेशंस।
तो अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होगी कि रिएक्टेंट में जो तत्व भाग ले रहे हैं उनके परमाणुओं की संख्या, रिएक्टेंट में यानी अभिकारक में, अभिकारक में भाग लेने वाले तत्वों के यानी एलिमेंट्स के परमाणुओं की संख्या यदि यदि बराबर है किसके उत्पाद में बने तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर, परमाणुओं की संख्या के बराबर, ये बराबर का निशान लगा है। यानी रिएक्टेंट में, यानी कि एक रिएक्शन भी हम वही लिख देते हैं। हमने बताया था कि एक ही टाइप की रिएक्शन हमने प्रयोग की है। क्यों? क्योंकि आपको ये लगे कि हाँ चैप्टर आसान है। देखिए अब हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु है भाई? 2 हैं। क्लियर है इतना? आयोडीन के कितने परमाणु हैं भाई? 2 हैं। यहाँ पर भी आयोडीन के कितने परमाणु हैं? 2 हैं। 2 का गुणा हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों में हुआ है। क्लियर है इतना? यानी रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, उधर प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। इधर रिएक्टेंट में आयोडीन के 2 परमाणु हैं, उधर रिएक्टेंट में आयोडीन के 2 परमाणु, प्रोडक्ट में आयोडीन के 2 परमाणु प्राप्त होते हैं। तो सीधी सी बात है, जितने परमाणु इधर हैं हाइड्रोजन और आयोडीन के, उतने ही परमाणु उधर हैं हाइड्रोजन और आयोडीन के। तो ये कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड रिएक्शन है। क्लियर है इतना? संतुलित समीकरण यानी अवकारक और उत्पाद दोनों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या यदि आपस में बराबर है तो उस समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर है बच्चों इतना? बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है? रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अपक्रियाएं के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार निम्नलिखित हैं। वैसे कई प्रकार की होती हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में हैं उन्हीं प्रकारों को, उन्हीं टाइप्स को मैंने लिया है। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो पहला टाइप्स क्या है देखते हैं अब। पहला है योगात्मक यानी योग वाला, या संकलन अभिक्रियाएं। योगात्मक या संकलन अभिक्रियाएं। एडिशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब योगात्मक हो गई, योग हो गया, जुड़ना हो गया, तो वियोग की भी बात आएगी। तो अगला टाइप होगा वियोजन अपक्रियाएं। वियोजन या अपघटन अपक्रियाएं। वियोजन या अपघटन अपक्रियाएं। इसको इंग्लिश में कहेंगे डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस।
अगला टाइप योगात्मक हो गई, वियोजन हो गई, अब है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन 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 या विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रियाएं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इंग्लिश में इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस डिस्प्लेसमेंट प्लेसमेंट रिएक्शंस 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 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्लियर है इतना बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? चौथा अगला टाइप क्या होता है रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकारों में? अगला टाइप होता है, अब प्रतिस्थापन हो गया, एक विस्थापन, ठीक है। अब द्विविस्थापन अपक्रियाएं। द्विविस्थापन अपक्रियाएं द्विविस्थापन अपक्रियाएं द्विविस्थापन अपक्रियाएं अपक्रियाएं अपक्रियाएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अपक्रियाएं। ऑक्सीकरण 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 एवं अपचयन अपक्रियाएं। अपचयन अपक्रियाएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं, ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन कहते हैं और अपचयन को रिडक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। अगला उदासीनीकरण अपक्रियाएं। उदासीनीकरण अपक्रियाएं उदासीनीकरण अपक्रियाएं उदासीनीकरण अपक्रियाएं अपक्रियाएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट अगला है अवक्षेपण अपक्रियाएं। सातवां है अवक्षेपण अपक्रियाएं। प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस। ये इतने हैं आपके सिलेबस में, इतने टाइप हैं, 7 टाइप हैं अपक्रियाओं के। और इन 7 टाइप का डिस्क्रिप्शन यानी इनकी थ्योरी विद एग्जाम्पल, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लागू होता है वो सारा बताने के बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा, उसकी थ्योरी समाप्त हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार के बाद अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है पहला वही योगात्मक या संयोजन या संकलन अपक्रियाएं। इसको इंग्लिश में एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। तो योगात्मक यानी योग हो रहा है, जैसा नाम वैसा काम, ठीक है। योगात्मक यानी योग हो रहा है, और जब योग होता है तो कोई दो चीजें मिलके कोई एक बनाती है। जैसे गणित में ही योग जब होता है तो जैसे 2 धन 3 बराबर 5, यहाँ पर 1 और 2 चीजें लिखी हुई हैं और यहाँ पे 1 प्राप्त हो गई, तो ये हो गया योग। योगात्मक, मिल गया, जुड़ गया, योग हो गया। क्लियर है इतना? वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लागू होगा। क्या होगा देखिए बच्चों, क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। उदाहरण, हम उदाहरण पहले लिख रहे हैं लेकिन आपको परीक्षा में किस तरह लिखना है वो हम बताएंगे,
ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से, मानक तरीके से आपको लिखना है। ये केवल एक याद करने का तरीका है, ये कॉन्सेप्ट को समझने का तरीका है। लिखने का तरीका एक जो सजावटी तरीका होता है कि वैज्ञानिक भाषा में, वैज्ञानिक पद्धति में कैसे लिखा जाएगा, वैसे ही लिखना है आपको। तो उदाहरण क्या है? उदाहरण ये है कि वही वाला उदाहरण, चूंकि योगात्मक हो रहा है तो वही वाला उदाहरण, हाइड्रोजन की क्रिया जब आयोडीन से होती है तो बच्चों बनता है 2Hi, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड। यहाँ पे एक ये पदार्थ है और दूसरा ये पदार्थ है, ठीक है, ये दोनों मिलकर के ये एक उत्पाद बनाते हैं। क्लियर है इतना? तो योगात्मक या संयोजन अपक्रियाएं या एडिशन रिएक्शंस क्या होंगी? बे अपक्रियाएं, बे रासायनिक अपक्रियाएं। क्या होगा? बे रासायनिक अपक्रियाएं, बे रासायनिक अपक्रियाएं, बे रासायनिक अपक्रियाएं, रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ, जिनमें 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 दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ, अधिक पदार्थ मिल करके मिल करके मिल करके कोई एक नया पदार्थ बनाते हैं, कोई एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो वो रासायनिक अपक्रिया क्या कहलाएगी? योगात्मक या संयोजन या संकलन या एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाएगी। ठीक है, योगात्मक अपक्रिया कहलाती है, योगात्मक अपक्रिया कहलाती है, योगात्मक अपक्रिया कहलाती है। क्लियर है बच्चों? अपक्रिया कहलाती है, कहलाती है, कहलाती है। बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक की तरफ। चूंकि योगात्मक हो चुका, योग हो चुका, तो अब वियोग भी होगा। और वियोग अगला टाइप आएगा, अगला टाइप आएगा वियोजन या अपघटन अपक्रियाएं, डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। क्या होता है वियोजन अपक्रिया? वियोजन अपक्रिया योगात्मक के ठीक विपरीत होती है। यानी जो परिभाषा आपने योगात्मक में कही थी उसके विपरीत परिभाषा अगर आप बोल देंगे तो वो वियोजन की हो जाएगी। ठीक है, वियोजन में क्या होगा? वियोजन में देखिए क्या होगा। वियोजन में फिर उसी टाइप के उदाहरण को मैंने लिया है, उसको केवल पलट के आपको लिखना है, और पलट के जब आप लिखेंगे तो ये होगा, क्या होगा? इसको ऐसे आप लिख देंगे H2 + I2। यानी कोई एक पदार्थ है, ये एक है हाइड्रोजन आयोडाइड, इसका नाम है हाइड्रोजन आयोडाइड। ये एक पदार्थ है, एक पदार्थ है, एक पदार्थ है, और ये टूट करके दो पदार्थ बनाता है, एक ये और एक ये। ठीक है, एक पदार्थ ये बना रहा है और एक पदार्थ ये बना रहा है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, यानी दोनों मिला के दो पदार्थ बन रहे हैं। क्या हो रहा है बच्चों? दो पदार्थ बन रहे हैं। ठीक है, यानी क्या हो गया? अपघटन हो गया, अपघटन हो गया, दो में विभक्त हो गया, वियोजित हो गया, डिसोसिएट हो गया। क्लियर है इतना? डिकम्पोजिशन यहाँ पे हो गया। ठीक है, एक चीज थी दो में बट गई। तो सीधी सी बात है, इसकी परिभाषा आप क्या लिखोगे? किसी रासायनिक अपक्रिया में, किसी रासायनिक अपक्रिया में, रासायनिक अपक्रिया में, अपक्रिया में यदि कोई एक अबकारी पदार्थ, अपक्रिया में यदि कोई एक अबकारी पदार्थ, यदि कोई एक अबकारी पदार्थ, एक अबकारी पदार्थ, अबकारी पदार्थ, अबकारी पदार्थ, रिएक्टेंट मटेरियल, अबकारी पदार्थ, अबकारी पदार्थ अपक्रिया के फलस्वरूप, आफ्टर रिएक्शंस, अपक्रिया के फलस्वरूप या अपक्रिया होने के बाद, अपक्रिया के फलस्वरूप, अपक्रिया के फलस्वरूप,
अपक्रिया के फलस्वरूप, अपक्रिया के फलस्वरूप किन्हीं दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, किन्हीं दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, दो या दो से अधिक, दो से अधिक, दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, अधिक पदार्थों में टूट जाता है, पदार्थों में टूट जाता है। तो इस तो इस रासायनिक अपक्रिया को वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहते हैं। तो इस रासायनिक अपक्रिया को वियोजन या रासायनिक अपक्रिया को वियोजन या अपघटन की अपक्रिया कहते हैं, अपघटन की अपक्रिया कहते हैं, अपक्रिया कहते हैं। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसमें टूट रहा है, उसमें जुड़ रहा है। देखिए, पीछे जुड़ रहा है और इसमें टूट रहा है। एग्जाम्पल दोनों का हमने लगभग तक सेम ले लिया है, सेम ही ले लिया है, पलट के लिखा गया है। बढ़ते हैं इस चैप्टर के अगले टॉपिक की तरफ। उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको बेहद समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक है आपके सिलेबस के अनुसार विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होंगी, जैसे आप समझिए, जैसे क्या है, जैसे कोई ए बी कोई पदार्थ है और ये सी से क्रिया करता है। ए बी कोई पदार्थ है, ये सी से क्रिया करता है, और सी से क्रिया करने पर क्या होता है कि ये बी को हटा के खुद सी के पास जुड़ जाता है। यानी ए ऐसा ही रहेगा, सी बी से कहेगा तुम हटो, ठीक है, हम जुड़ेंगे, ठीक है, हम जुड़ेंगे, और बी को निकाल के बाहर कर देगा, यानी डिस्प्लेस्ड कर देगा। ठीक है, डिस्प्लेस्ड कर देगा इसको, कौन? सी। किसको? बी को। बात समझ में आ रही कि नहीं? इस एग्जाम्पल से आप समझिए, परिभाषा एकदम निकल आएगी। ए बी कोई पदार्थ है, ए बी कोई यौगिक है, अगर ए बी नामक यौगिक की क्रिया अगर सी से कराई जाती है, सी पदार्थ से कराई जाती है, तो ए बी में सी बी को प्रतिस्थापित करके स्वयं जुड़ जाता है और नए प्रकार के यौगिक बनाता है। तो इस प्रकार की रिएक्शन विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। क्लियर है इतना बच्चों? क्लियर है इतना? तो ये कैसे लिखोगे? ये है अवकारक पदार्थ। ये क्या है? अवकारी पदार्थ या अवकारक पदार्थ, अवकारक पदार्थ या अवकारी पदार्थ, कुछ भी कह सकते हो आप। अवकारक पदार्थ, अवकारक पदार्थ। ठीक है, प्रतिस्थापन या विस्थापन, विस्थापन कर दे तो क्या लिखोगे? वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें 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 अवकारी पदार्थ, जिसमें कोई एक अवकारी पदार्थ, कोई एक अवकारी पदार्थ, अवकारी पदार्थ, अवकारी पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ, किसी दूसरे अवकारी पदार्थ, किसी दूसरे अवकारी पदार्थ, अवकारी पदार्थ के तत्वों के परमाणुओं को प्रतिस्थापित मतलब हटा दे, परमाणुओं को हटा दे। ठीक है, या कोष्टक में लिख देंगे प्रतिस्थापित कर दे, प्रतिस्थापित कर दे।
प्रतिस्थापित कर दे तो इस प्रकार की अपक्रिया को तो इस प्रकार की अपक्रिया को 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 प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अपक्रिया कहते हैं। बढ़ते हैं आगे इसी टॉपिक में, अभी ये बाकी है, इसी टॉपिक में बढ़ते हैं आगे। प्रतिस्थापन और विस्थापन अपक्रिया, ठीक है। प्रतिस्थापन या विस्थापन होता किसका है, अब आप ये समझिए, सामान्य जीवन में भी यही होता है कि यदि यदि कोई दो दोस्त आपस में उनकी गहरी दोस्ती है, अब उनकी दोस्ती को तोड़ना है किसी तीसरे बच्चे के द्वारा, तो तीसरे बच्चे की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तीसरा बच्चा इन दोनों से पावरफुल होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए। किसमें शक्तिशाली? हर बात में, ज्ञान में, जितने भी तरीके के विकास होते हैं सभी में, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, सभी में शक्तिशाली अगर है तो ये ताकतवर, इन दोनों का जो जोड़ है उनमें से किसी एक को हटा करके खुद वहां पर जुड़ सकता है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? यानी अब ये कॉन्सेप्ट लागू होगा केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में क्रियाशीलता होती है। क्या होता है? केमिस्ट्री में पावर होती है क्रियाशीलता। यानी इस प्रकार की रासायनिक अपक्रियाओं में, कोई अबकारी पदार्थों में कोई एक अधिक क्रियाशील पदार्थ किसी दूसरे कम क्रियाशील पदार्थ को प्रतिस्थापित, विस्थापित यानी हटा देता है। क्लियर है इतना? विस्थापित कर देता है। किसमें से? उसके जलीय विलयन में से। इसकी आगे अब क्या होगा? इस प्रकार की अपक्रिया में, इस प्रकार की अपक्रिया में, इस प्रकार की अपक्रिया में कोई एक अधिक क्रियाशील पदार्थ, कोई एक अधिक क्रियाशील पदार्थ, कोई एक अधिक क्रियाशील पदार्थ, अधिक क्रियाशील पदार्थ अपने से कम क्रियाशील पदार्थ को, अपने से कम क्रियाशील पदार्थ को, कम क्रियाशील पदार्थ को उसके जलीय विलयन से, उसके जलीय विलयन से क्या कर देता है? प्रतिस्थापित कर देता है या विस्थापित कर देता है। विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। अब एक क्रियाशील पदार्थ दूसरे क्रियाशील, अपने एक क्रियाशील पदार्थ अपने से कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। यानी इसमें तत्वों के, परमाणुओं की क्रियाशीलता का क्रम भी हमें याद रखना पड़ेगा। और इस चैप्टर में उसी से आधारित क्वेश्चन भी आते हैं कि फला लवण का जलीय विलयन है, उसमें अगर ये धातु मिलाई जाएगी तो बताइए रासायनिक अपक्रिया होगी या नहीं होगी। तो उस टाइप के क्वेश्चन कैसे हल होंगे वो इसी टॉपिक से हल होते हैं। और इस टॉपिक में बढ़ते हैं अब आगे, क्या है, किस टाइप से हल होंगे। देखिए अब क्रियाशीलता का क्या क्रम होगा, क्रियाशीलता का क्या क्रम होगा। देखिए अब सक्रियता एक श्रेणी होती है, सक्रियता श्रेणी।
अब उस सक्रियता श्रेणी को आप कैसे याद करोगे? सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी, ठीक है, क्या होती है सक्रियता श्रेणी? ये होती है, देखिए आप, ये होगी ये। अब आप सोच रहे हो ये सक्रियता, देखिए आप, ये सक्रियता का घटता क्रम है, ये घटता क्रम, घटता क्रम, कैसा क्रम है बच्चों? घटता क्रम, घटता क्रम, घटता क्रम, घटता क्रम है ये, घटता क्रम। अब आप लोग सोच रहे होगे कि ये याद कैसे रहेगी, याद कैसे रहेगी? तो याद करने का आप समझ लो क्या है ट्रिक, इसकी याद करने की ट्रिक क्या है, देखिए आप, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, अभी बताएंगे क्वेश्चन कैसे हल होंगे, ठीक है? कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए पहले कि है क्या ये पूरा, ये माजरा क्या है। देखिए आप, इसमें एक ट्रिक से ये याद की जाती है। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक मैंने बनाई थी कि कोई एक नौकर जो है वो किसी लाला के घर में काम करता है, ठीक है, और उस नौकर की नीयत है खराब, ठीक है, और आज जो है उस नौकर की पिटाई होने वाली है। अब पिटाई क्यों होने वाली है? तो वो स्टोरी, वो जो दास्तां है वो इसी में छिपी हुई है, और उसी को कहते हुए ये याद हो जाएगी आपको। रासायनिक श्रेणी जो है, सक्रियता श्रेणी जो है वो याद हो जाएगी। वो क्या है देखो, देखो अब क्या है, देखो नौकर क्या कह रहा है कि, नौकर कह रहा है, ये लिखा है लिथियम एलाई, लाला का, के का, लाला का बंगला, बीए से बंगला, यसार से सुंदर, लाला का बंगला सुंदर, ठीक है, सीए से कारें, कारें, ठीक है, ये सोडियम है यानी, ठीक है, कारें नई, महल आलीशान, ठीक है। नौकर कह रहा है, क्या कह रहा है? लाला का बंगला सुंदर, कारें नई, महल आलीशान। फिर कह रहा है मालकिन पर जिंदगी कुर्बान, मालकिन सुंदर लगती हैं, ठीक है। फिर क्या है? फिर वो क्या कह रहा है? फिर खुद को नहीं समझा पाता हूँ, मतलब आज उसने कोई खुरापात कर दी है, ठीक है, तो वो अपने मन से कह रहा है, फिर खुद को नहीं समझा पाता हूँ, क्यों होगी आज पिटाई और। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे? एक मक्कार नौकर की कहानी है। वो जिस लाला या मालिक के घर में काम करता है, ठीक है, उसने आज कुछ ना कुछ कर दिया होगा, उसकी आज पिटाई होगी। तो जब पिटाई होगी तो पिटाई होने से पहले वो नौकर क्या अपने मन में सोचता है, वही यहाँ पे हमने कहा है कि लाला का बंगला सुंदर, कारें नई, महल आलीशान, मालकिन पर जिंदगी कुर्बान, फिर खुद खुद को नहीं समझा पाता हूँ, क्यों होगी आज पिटाई और। अब आगे बढ़ते हैं। इतना याद करना जरूरी है, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये एग्जाम में ये नहीं पूछी जाएगी कि इसको आप लिखिए, इस क्रम को लिखिए, नहीं, इस पे आधारित सवाल आते हैं और कई बच्चे गलत कर देते हैं। इस पे आधारित सवाल आते हैं। अब ये श्रेणी है क्या, आप ये समझिए, ये श्रेणी है क्या, आप ये समझिए। देखिए अब इसमें जैसे ये लिखा है ये क्रियाशीलता है, तो ये क्रियाशीलता का घटता क्रम है, यानी कि हम थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख ले रहे कुछ तत्वों को, लिथियम, ठीक है, पोटेशियम, बेरियम, ठीक है, स्ट्रांसियम, ठीक है, कैल्शियम,
मैग्नीस कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसमें होगा क्या? अब हम दो रिएक्शन लिख रहे हैं। केस नंबर फर्स्ट, आप समझिएगा क्वेश्चन क्या आते हैं ये समझ लीजिए, और केस नंबर सेकंड। ठीक है, देखिए आप, पहला क्वेश्चन हमने लिखा है कि Ba प्लस CaSO4 और बनेगा PaSO4 प्लस Ca। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी? यानी यानी प्लस प्लस PaSO4 और फिर होगा यानी 2SO4 प्लस 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 2Ba। इसको हम बैलेंस किए दे रहे हैं, 2 यानी 2। ठीक है, एक मिनट, इस एग्जाम्पल को ना लेके हम दूसरा लेते हैं। ठीक है, नहीं तो ये कठिन लगेगा। यहाँ पे जो इजीली आपका हो जाए, ठीक है, वो लेते हैं कि CaCl2 प्लस Mg। क्लियर है तो ना? पढ़ते हैं आगे। MgCl2 प्लस MgCl2 प्लस Ca। क्लियर है तो ना? अब बैलेंसिंग कर लेंगे। इसमें बैलेंसिंग में क्या करेंगे? यहाँ पे CaCl2 MgCl2 सही है, इसमें बैलेंसिंग का कोई लफड़ा नहीं। वो इसीलिए हटाई थी कि बैलेंसिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है इसमें? इसमें यह पूछता है कि बताइए कि इनमें से कौन सी अपक्रिया होगी या कौन सी नहीं होगी। ठीक है, तो अब जिस बच्चे को ये याद होगी, जिसका ये तैयार होगा, वो बता लेगा कि इसमें से कौन सी अपक्रिया होगी और कौन सी नहीं होगी। तो देखिए अब, कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी, तो हम बताए दे रहे हैं। इसमें से ऊपर वाली जो अपक्रिया है, ऊपर वाली अपक्रिया जो है ये होगी, ये वाली अपक्रिया होगी, और ये वाली नो रिएक्शन नहीं होगी, नहीं होगी। ये वाली नहीं होगी, ये वाली नहीं होगी, ये नहीं होगी, और ऊपर वाली यस होगी। क्यों होगी? देखिए आप, ये जो विद्युत जो रासायनिक श्रेणी थी ना, सक्रियता श्रेणी, वो हमने थोड़ी सी बनाई है। ठीक है, उस थोड़े से में ही ये एग्जाम्पल लिखा है। देखिए Ba जो है, Ba जो है वो ऊपर रखा है, और इस श्रेणी में जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे, वैसे वैसे सक्रियता कम होती जाएगी। कैसी होती जाएगी? सक्रियता कम होती जाएगी। तो Ba अधिक सक्रिय है, Ba अधिक सक्रिय है, अधिक सक्रिय है, Ba अधिक सक्रिय है, इसको समझेंगे। और Ca, ठीक है, Ca का जलीय विलयन है CaSO4। ठीक है, Ca ये Ba की तुलना में, चूंकि Ba से Ca नीचे है, ठीक है, ये कैल्शियम नीचे है, तो ये कम सक्रिय है, कम सक्रिय है, कम सक्रिय है। ठीक है, कम सक्रिय है। और ये हमने पहले ही बता दिया था कि अधिक सक्रिय कम सक्रिय को प्रतिस्थापित कर देगा, अधिक ताकतवर कम ताकतवर को मार के भगा देगा, लेकिन कम ताकतवर कभी भी अधिक ताकतवर को मार के नहीं भगा पाएगा। यह व्यवहारिक जीवन में होता है। वही इस पे भी कॉन्सेप्ट लागू होगा कि अधिक सक्रिय तत्व का परमाणु अपने से कम सक्रिय तत्व के परमाणु को प्रतिस्थापित कर देगा, और प्रतिस्थापित कर देगा तो अपक्रिया होगी, अपक्रिया होगी तो ये यस में आएगा। और इसमें क्या होता है? इसमें जो जलीय विलयन है वो कैल्शियम का है। किसका है? कैल्शियम का है। और कैल्शियम ये है ऊपर, और दूसरा क्या है? ये मैग्नीशियम, ये कहाँ है? नीचे। अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम को आप देखेंगे तो इन दोनों की तुलना करेंगे तो ये अधिक सक्रिय है और ये कम सक्रिय है। क्यों? क्योंकि इस श्रेणी में ये नीचे रखा हुआ है और ये कैल्शियम ऊपर रखा हुआ है। दोनों की तुलना करनी है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। जो ऊपर है
वो ताकतवर है और जो नीचे पड़ा है वो कम ताकतवर है। तो अधिक ताकतवर अपने से कम ताकतवर को उसके जलीय विलयन से प्रतिस्थापित कर देगा। यहाँ पे अधिक ताकतवर का जलीय विलयन है और कम ताकतवर ये कैसे हटा देगा भाई? Mg में क्या दम है कि Mg Ca को हटा दे? हटा नहीं पाएगा तो ये वाली अपक्रिया नहीं होगी, ये वाली बच्चों अपक्रिया नहीं होगी। और ये अपक्रिया नहीं होगी तो आंसर यही होगा कि ये रिएक्शन नहीं हो सकती है और ये रिएक्शन हो सकती है। क्यों? क्योंकि सक्रियता श्रेणी में कैल्शियम का स्थान मैग्नीशियम से ऊपर है, अर्थात कैल्शियम मैग्नीशियम से अधिक सक्रिय है। और ये नियम है कि अधिक सक्रिय तत्व का परमाणु अपने से कम सक्रिय तत्व के परमाणु को उसके जलीय विलयन से प्रतिस्थापित कर देता है। क्लियर है इतना? तो ये वाली जो टॉपिक था वो इतना था बच्चों। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझने में फिर भी दिक्कत हुई हो तो इसको आप रिवर्स करके जरूर आप देख लेना और इसका कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेना। ये इतना है, प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रियाएं, ये पूरा माजरा है। ये आप ट्रिक भी याद कर लेना, जो हमने बोली है उसको लिख लेना और उसको लिख के आप प्रैक्टिस भी कर लेना, जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चनों को हल करने में कोई भी दिक्कत ना हो। बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है? द्विविस्थापन अपक्रियाएं या उभय अपघटन अपक्रियाएं। अभी केवल विस्थापन था, अब और बढ़ा के आ गया क्या? द्विविस्थापन अपक्रियाएं या उभय अपघटन अपक्रियाएं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या होगा? द्विविस्थापन यानी दो जगह विस्थापन। यानी इसमें क्या होता है, देखिए आप, इसमें ये होता है कि जैसे में आएगा AB प्लस CD और बनेगा क्या? AC प्लस BD। इसमें हो क्या रहा है? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है और इसी से परिभाषा निकलेगी। एक अवकारी पदार्थ ये है और दूसरा अवकारी पदार्थ ये है। इसमें A B के साथ बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है, यहाँ पर C D के साथ बंधा हुआ है। अब होता क्या है कि जब रासायनिक अपक्रिया होती है तो A C के साथ बंध जाता है, यानी B का इस तरफ और C का इस तरफ। B आ जाता है किस तरफ? B पहुंच जाता है, जब आप उधर देखोगे तो B पहुंच जाता है यहां पर और C आ जाता है यहां पर। यानी अवकारी पदार्थों के आयनों का स्थानांतरण हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। वह रासायनिक अपक्रिया परिभाषा यहीं से निकलेगी। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किन्हीं दो अवकारी पदार्थों के आयनों के मध्य अदला बदली या स्थानांतरण या ट्रांसफर हो जाता है। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो अवकारी पदार्थों के तत्वों के आयनों के मध्य स्थानांतरण हो जाता है या अदला बदली हो जाती है, तो वह रासायनिक अपक्रिया कहलाती है क्या? द्विविस्थापन अपक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहलाती है बच्चों? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है, इसके एग्जाम्पल में क्या निकलेगा? देखिए अब डबल डिस्प्लेसमेंट में सिल्वर नाइट्रेट जैसे सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया अगर आप सोडियम क्लोराइड से आप कराएंगे, ठीक है, तो बनेगा क्या? ये बनेगा AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट, ये बनेगा। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसमें क्या है देखिए, इसमें Ag के साथ यहाँ पे NO3 जुड़ा हुआ है, लेकिन होता क्या है, ये NO3 जो है वो आके यहाँ पे जुड़ जाएगा,
ठीक है। और ये Cl, ये आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। क्लियर है ना? ये डबल डिस्प्लेसमेंट होता है कि अबकारी पदार्थों के आयनों के मध्य स्थानांतरण के फलस्वरूप जिस रासायनिक अपक्रिया में अबकारी पदार्थों के आयनों के मध्य स्थानांतरण होता है और नए यौगिक बनते हैं, वह रासायनिक अपक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। देखिए परिभाषा लिखते हैं, वह रासायनिक अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें 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 अबकारी पदार्थों जिसमें अबकारी पदार्थों यानी रिएक्टेंट सब्सटेंस अबकारी पदार्थों के आयनों के मध्य परस्पर स्थानांतरण होता है। परस्पर स्थानांतरण होता है तथा उत्पाद के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में, यानी जो प्रोडक्शन होता है, उत्पाद के रूप में नए यौगिक बनते हैं। नए यौगिक बनते हैं। ये जिस रासायनिक अपक्रिया में होता है वो रासायनिक अपक्रिया द्विविस्थापन या उभय अपघटन अपक्रिया कहलाती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। द्विविस्थापन या उभय अपघटन अपक्रिया कहलाती है। उभय अपघटन 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 कहलाती है। उभय जो शब्द होता है उससे भी आप मत घबराना, क्योंकि उभय जो है जैसे गणित में प्रयुक्त होता है, उभयनिष्ठ भुजा मतलब जो दोनों में दो का मतलब होता है उभय। इसमें उभय का क्या मतलब है? दो का मतलब क्या है? दोनों में अपघटन हो रहा है, उभय अपघटन। भाई इसका भी अपघटन हो रहा है इस पूरे का, ठीक है। ये टूट रहा है और ये भी टूट रहा है और टूट के फिर अदला बदली हो रही है और अदला बदली के बाद फिर ये नए कंपाउंड बन रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इसको उभय अपघटन कहते हैं कि दो का अपघटन हो रहा है। क्लियर है बच्चों? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है? ऑक्सीकरण एवं अपचयन अपक्रियाएं, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अपक्रियाएं। तो क्या होंगी ऑक्सीकरण अपक्रियाएं? क्या होंगी ऑक्सीकरण अपक्रिया? क्या होंगी ऑक्सीकरण जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, ऑक्सीडेशन, या ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन, तो बात क्लियर है। ऑक्सीजन का अपोजिट हाइड्रोजन। क्लियर है इतना? ये ध्यान रखना, ऑक्सीजन का अपोजिट हाइड्रोजन। अभी इस कॉन्सेप्ट को हम प्रयोग करेंगे परिभाषाओं में, डेफिनेशन में कैसे प्रयोग करेंगे आप ये देख लीजिए कि क्या वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का योग या अब देखिए ऑक्सीजन का योग और ऑक्सीजन का उल्टा विपरीत अपोजिट हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन का योग यानी हाइड्रोजन का निष्कासन, तो लिखिए अब, या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, हाइड्रोजन का
हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, निष्कासन होता है, निष्कासन होता है, निष्कासन होता है, तो वो रासायनिक अपक्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। अपक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। अब देखिए क्या है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे 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 में हमने वही बताया था, जैसे में हमने वही बताया था क्या कि भाई आपको आपको क्या करना है? हाइड्रोजन निकालनी है। तो क्या करना है? हाइड्रोजन आयोडाइड आप ले लो, इसमें हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, और जब ये रिएक्शन होती है तो ये हाइड्रोजन हो गई अलग और आयोडीन हो गई अलग, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड से हाइड्रोजन निष्कासित हो गई, रिमूव हो गई, हट गई, और हट गई तो ये फिर रिएक्शन कौन सी हो गई? ऑक्सीकरण की हो गई। समझ में आ रहा होगा बच्चों? समझ में आ रहा होगा? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब अपचयन, अपचयन इसका अपोजिट है। अगर आपने ऑक्सीकरण क्लियर कर लिया तो अपचयन अपने आप क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि ये उसका अपोजिट है। रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन उसकी अपोजिट होती है। क्या है रिडक्शन? कि इसमें लिखा है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग, इसमें यह लिखना है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, या हाइड्रोजन का योग होता है, हाइड्रोजन का योग होता है, तो वह रासायनिक अपक्रिया अपचयन अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अपचयन अपक्रिया कहलाती है। जैसे इसको पलट के आप लिख दोगे, जैसे इसको आप पलट के लिख दोगे, और जब आप पलट के लिखोगे तो क्या है? इसमें हाइड्रोजन का योग हो रहा है आयोडीन के साथ और बन रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या बन रहा है? हाइड्रोजन आयोडाइड। क्लियर है बच्चों इतना? तो ये होती है ऑक्सीकरण एवं अपचयन अपक्रियाएं, इनके एग्जाम्पल। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है? उदासीनीकरण अपक्रियाएं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो उदासीनीकरण अपक्रियाएं क्या होती हैं समझते हैं। इनका नाम उदासीनीकरण क्यों पड़ा है? क्योंकि नाम में ही इनका काम छिपा है, यानी परिभाषा छिपी हुई है। तो क्या है देखिए, अब हम जानते हैं कि अम्ल, 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 अम्ल बहुत क्रियाशील पदार्थ होता है, वेरी फास्ट रिएक्टेंट मटेरियल। दूसरा इसका एक भाई और है, कौन? क्षार, बेस। एक तरफ एसिड है, दूसरी तरफ बेस है। बेस भी, बेस इज वेरी फास्ट रिएक्टेंट मटेरियल। अम्ल भी बहुत क्रियाशील होते हैं, अम्ल भी बहुत क्रियाशील पदार्थ होते हैं, और क्षार भी बहुत क्रियाशील पदार्थ होते हैं। और जब इन दोनों की परस्पर अपक्रिया करा दी जाती है तो तो क्या होता है? अम्ल, 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 क्योंकि बहुत क्रियाशील है, ठीक है, यह भी बहुत क्रियाशील है। अम्ल क्षार को मारता है और क्षार अम्ल को मार देता है। क्लियर है इतना? अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया कराने पर, अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया कराने पर अम्ल और क्षार दोनों एक दूसरे को, परीक्षा में यह नहीं लिखना है कि मार देते हैं, ठीक है, ये नहीं, ये मानक भाषा नहीं है, ये तो समझाने के लिए हमने प्रयुक्त किया है। परीक्षा में क्या लिखना है? अम्ल एक बहुत तीव्र क्रियाशील रासायनिक पदार्थ होता है, एवं क्षार भी बहुत तीव्र रासायनिक क्रियाशील पदार्थ होते हैं। जब इन दोनों की परस्पर अपक्रिया कराई जाती है तो ये दोनों परस्पर एक दूसरे की क्रियाशीलता को नष्ट कर देते हैं। क्लियर है इतना? दोनों एक दूसरे की क्रियाशीलता को नष्ट कर देते हैं, यानी अम्ल क्षार को उदासीन कर रहा है कि न्यूट्रलाइज्ड हो जाओ, और क्षार अम्ल को उदासीन कर रहा है कि न्यूट्रलाइज्ड हो जाओ। ठीक है, न्यूट्रलाइज्ड यानी उदासीनीकरण। और जब अम्ल और क्षार परस्पर अपक्रिया करते हैं तो बच्चों बनता है लवण, साल्ट बनता है। क्या बनता है? लवण, ठीक है, इसको अंग्रेजी में साल्ट कहते हैं, ठीक है, और जल बनता है। क्लियर है इतना? और क्या बनता है? जल बनता है, ठीक है। तो लवण बनने की क्रिया, लवण बनने की क्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है।
क्यों? क्योंकि लवण बनता तब है जब अम्ल और क्षार की परस्पर अपक्रिया कराई जाती है। भाई कोई कहे कि लवण बनने की अपक्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया क्यों कहलाती है? लवण बनना और उदासीनीकरण ये क्या संबंध है, ये जरा समझाओ हमें। तो सीधे बताओगे उसे कि भैया लवण यानी अम्ल और क्षार की क्रिया से बना यौगिक। अम्ल एक तीव्र क्रियाशील पदार्थ होता है और क्षार भी एक तीव्र क्रियाशील पदार्थ होता है। जब दोनों की परस्पर अपक्रिया कराई जाती है तो अम्ल क्षार को उदासीन करता है और क्षार अम्ल को उदासीन करता है, न्यूट्रलाइज्ड करता है। न्यूट्रलाइज्ड यानी उदासीन करने का मतलब है अम्ल क्षार की क्रियाशीलता को नष्ट करता है और क्षार अम्ल की क्रियाशीलता को नष्ट करता है। दोनों जब एक दूसरे की क्रियाशीलता को नष्ट कर देते हैं तो कहा जाता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, न्यूट्रलाइज्ड कर दिया। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज्ड कर दिया, उदासीन कर दिया, और उदासीनीकरण के फलस्वरूप फिर जो नया यौगिक बनता है वो साल्ट बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, तो साल्ट बनने की क्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है, या फिर अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया, अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया होना ही उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाता है। ठीक है, इसको आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। जब अम्ल और क्षार की परस्पर अपक्रिया कराई जाती है तो लवण और जल बनता है। ठीक है, लवण के बनने की क्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। चूंकि लवण के बनने में अम्ल क्षार को उदासीन करता है और क्षार अम्ल को उदासीन करता है, इसलिए लवण बनने की क्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल क्या लिखोगे? अम्ल अम्ल लिखोगे आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्षार में आप लिख दोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जब आप इनकी क्रिया कराओगे तो बनेगा NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आप क्रिया कराओगे ये है एसिड। ठीक है, ये है एसिड, ये है एसिड, और ये है बेस, ये है बेस। ठीक है, जब आप इसकी क्रिया कराओगे तो ये NaCl के साथ कंबाइन होगा और एक H ये और एक H ये मिलकर के 2H बनाएंगे और ये O। ठीक है, तो ये बना देगा 2H और एक O यानी जल बन जाएगा। क्लियर है बच्चों? ये साल्ट है, ये लवण है, ये नमक होता है, ये NaCl सोडियम क्लोराइड। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? ये है उदासीनीकरण की अपक्रियाएं। पढ़ते हैं लास्ट में टॉपिक की तरफ, और ये चैप्टर समाप्त है। अवक्षेपण अपक्रियाएं। अवक्षेप बनना यानी अवक्षेप बनना। अवक्षेप क्या होता है? प्रिसिपिटेशन मटेरियल क्या होता है? जैसे आपको हम बताएं, एक व्यवहारिक एग्जाम्पल बताते हैं। आप पानी में बालू को घोलना और घोलने के बाद उसे छोड़ देना, या चाक घोलना खड़िया, उसको घोलने के बाद आप उसे छोड़ दो। छोड़ने के बाद क्या होगा? वो धीरे 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 करके नीचे तली की तरफ बैठती जाएगी, और बैठ जाएगी यानी जब बैठ रही है, क्यों बैठ रही है? क्योंकि खड़िया या बालू जल में अघुलनशील है, घुलते नहीं हैं, तो वो नीचे बैठ जाते हैं। नीचे बैठने की क्रिया अवक्षेपण कहलाती है। अवक्षेप नीचे बैठ रहा है, सेडिमेंटेशन हो रहा है, प्रिसिपिटेशन हो रहा है। क्लियर है इतना? तो वह रासायनिक अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया रासायनिक अपक्रिया जिसमें 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 उत्पाद के रूप में कोई अघुलनशील पदार्थ बनता है। उत्पाद के रूप में कोई अघुलनशील यानी अविलेय पदार्थ बनता है। कोई अविलेय पदार्थ बनता है। अविलेय पदार्थ बनता है। अविलेय पदार्थ बनता है। अविलेय पदार्थ बनता है नॉन सॉल्यूबल बनता है। तो इस प्रकार की अवक्रिया को अवक्षेपण अवक्रिया कहते हैं। इस प्रकार की अवक्रिया को अवक्षेपण अवक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अवक्रिया कहते हैं।
अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे 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 में कई एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जैसे BaCl2 प्लस H2SO4, या फिर ये भी ले सकते हो आप, सीधे Ba की क्रिया करा दो, BaSO4 प्लस H2, यहाँ पे आप Cl2 भी ले लो, तब भी सही है, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। आप BaSO4 प्लस 2HCl, ये जो है सेडिमेंट होगा, ये BaSO4 ये नीचे बैठेगा। क्लियर है इतना? तो ये है अवक्षेपण अपक्रिया का एग्जाम्पल। क्लियर है बच्चों? उम्मीद है कि ये सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और 10th की साइंस अगर आपको समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य करिएगा, बेल आइकन आप प्रेस करिएगा, ताकि मेरे अगले चैप्टरों, साइंस के अगले चैप्टरों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। यदि आपका कोई साथी, दोस्त कोई भी तैयारी कर रहा हो, तो उस तक आप वीडियो का लिंक अवश्य शेयर करें। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।